अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टूडेंट आज हम रिलेशन पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 8 है रिलेशन का, और उसमें बेसिक जो कंसेप्ट है रिलेशन का, इसको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। द मोस्ट direct way to express a relation between elements of two sets is to use an ordered pair. Ordered pair. Ordered pair. ये आपने सुना होगा कि आपके पास एक पेयर आ रहा है ए और बी, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये उसका सेकंड एलिमेंट है। वेर ए इज कॉल्ड फर्स्ट एलिमेंट एंड बी इज कॉल्ड सेकंड एलिमेंट, और इस फॉर्म को हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। कि जो पहला एलिमेंट है ये पहले सेट से आता है और दूसरा एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट से आता है। अच्छा, टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। स्टूडेंट, अगर आपके पास दो ऑर्डर पेयर हैं, एक ए और बी है, और दूसरा आपके पास सी और डी है, ये आपस में इक्वल कब होंगे? जब ए इज इक्वल टू सी हो और बी इज इक्वल टू डी हो। अगर ये कंडीशन हो तो हम कह सकते हैं कि ये जो दो ऑर्डर पेयर हैं ए बी और सी डी आपस में बराबर हैं। ये आपने इनको जो है ना वो याद रखना है कि दो ऑर्डर पेयर आपस में बराबर कब हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट, वी नो दैट द रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी। हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, ए और दूसरा कौन सा है? बी, और दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं, यानी कि ये खाली सेट नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो उसका होता है उसको हम ए क्रॉस बी से नोट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को किससे नोट करते हैं? ए क्रॉस बी से। सो देर आर थ्री काइंड्स ऑफ रिलेशन विच प्ले मेजर रोल इन मैथमेटिक्स। तो जो हम स्टूडेंट थ्री मेन रिलेशन स्टडी करेंगे वो हमारे पास कौन कौन से हैं? एक हमारे पास है इक्वलेंस रिलेशन। इक्वलेंस रिलेशन। और सेकंड वन जो है वो है फंक्शन और थर्ड वन जो है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ये तीन चीज़ें जो है हम इसमें पढ़ेंगे, रिलेशन में स्टडी करेंगे। इक्वलेंस रिलेशन, फंक्शंस एंड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो इनको स्टूडेंट स्टडी करने से पहले हम देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आपके पास एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, और इसके लिए कंडीशन ये है कि ये नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को किससे क्रॉस ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं? ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। और
इसको लिखते हैं किस तरह, एक एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। इसको, इसकी सिंबल क्या यूज करते हैं, ए क्रॉस बी, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये ए को बिलोंग कर रहे हैं, और जो सेकंड एलिमेंट है वो बी को बिलोंग कर रहे हैं। तो ये इसकी नोटेशन है लिखने की। अभी एक स्टूडेंट छोटी सी एग्जांपल करते हैं, और एग्जांपल को देख के आपके पास एक सेट है ए 1 2 3, और एक सेट बी है एक्स वाई जेड। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1x 1y 1z। एक तो आपने 1 के साथ पेयर लिखने, फिर हम 2 के साथ लिखेंगे 2x 2y 2z। फिर हम 3 के साथ लिखेंगे 3x 3y 3z। तो ये जो मेरे पास सारे ये ऑर्डर पेयर बने ए क्रॉस बी में। अच्छा, अगर स्टूडेंट बी क्रॉस ए मालूम करना हो फिर हम क्या करेंगे, बी को पहले लिखेंगे एक्स के साथ 1, एक्स के साथ 2 और एक्स के साथ 3। फिर इसी तरह स्टूडेंट आप इसको कंटिन्यू करेंगे, वाई के साथ लिखेंगे, और फिर इसको जेड के साथ लिखेंगे। पहले जेड आएगा, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। तो ये ए क्रॉस बी है, ये बी क्रॉस ए है। तो जो पहला सेट ए आ रहा है तो ए के एलिमेंट आप पहले लिखेंगे पेयर में, और सेकंड नंबर पे बी आ रहा है तो बी के पेयर में एलिमेंट जो है वो सेकंड नंबर पे लिखेंगे। ठीक हो गए। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हो गया जी। इसके बाद कुछ पॉइंट आपने याद रखने हैं। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ विद फर्स्ट कंपोनेंट फ्रॉम सेट एंड सेकंड फ्रॉम सेकंड सेट। ये भी मैंने जो लिखा है वो यही है कि फर्स्ट कंपोनेंट हम पेयर में लिखते हैं पहले सेट का, और सेकंड कंपोनेंट हम लिखते हैं सेकंड सेट का। इसके बाद if one of the set A or B is empty, then A cross B or B cross A is an empty set। तो इसकी जो डेफिनेशन हम लिखते हैं वो लिखते हैं जो आपके पास A सेट है वो भी नॉन एम्प्टी हो, और B सेट भी वो आपके पास नॉन एम्प्टी हो। और अगर इनमें से कोई एक एम्प्टी आ जाए फिर क्या होता है, A क्रॉस B जो है वो भी एम्प्टी होता है। ठीक है, इज एन एम्प्टी सेट। तो इसलिए ये दोनों का नॉन एम्प्टी सेट होना जरूरी है। उसके बाद हम आम तौर पे जर्नल ए क्रॉस बी ये लिखते हैं कि ये नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए के, ये नॉट इक्वल टू है बी क्रॉस ए के। और ये इक्वल कब होता है, जब ए और बी आपस में बराबर। इक्वल कब होता है, जब ए और बी आपस में बराबर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट इनकी जो मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी जो है, अगर आपके पास ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं और बी सेट के अंदर आपके पास 4 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 12। उसके पेयर कितने बनेंगे, 12 पेयर बनेंगे। तो इसको हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है ए मैग्नीट्यूड
इंटू बी मैग्नीट्यूड। ठीक हो गई। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी और इसको लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट रिलेशन क्या होता है? रिलेशन, एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन, इज कॉल्ड रिलेशन। अभी मैं इसको जो पीछे हमने एग्जांपल सॉल्व की है यहाँ पे देख लेते हैं कि एक सेट आपके पास है 1 2 3, बी सेट आपके पास है एक्स वाई जेड, और हमने ए क्रॉस बी क्या निकाला था? 1x 1y 1z 2x 2y 2z, उसके बाद 3x 3y 3z। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? वो कहता है कि एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन। अब ये मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसमें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कोई 1x 2y लिख लेता हूँ, मैं 3y लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास, इसको मैं R1 कह रहा हूँ, आर में आर रिलेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसको R1 कह रहा हूँ। अब ये जो R1 है ये इसका सबसेट है, R1 ए क्रॉस बी का सबसेट है, R1 ए क्रॉस बी का सबसेट है। यहाँ पे मैंने ये पेयर लिख लिया 2y, ये पेयर ले लिया 3y, ये पेयर ले लिया। तो ये सॉल्व द कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड रिलेशन। ठीक हो गए? Let A and B be two non-empty sets, then any subset of A cross B is called binary relation. इसको बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं और सॉरी सिंपल रिलेशन भी कहते हैं। ये आपने टर्म याद रखनी। इसको बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं और इसको सिंपल रिलेशन भी कहते हैं। हम इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ये आपके पास एक रिलेशन बन रहा है 1y और दूसरा है 3y z, ये R2 है क्योंकि ये भी इसका सबसेट है, तो दैट इज कॉल्ड रिलेशन। ठीक है। अब सुन, ये जो मैंने R1 डिफाइंड किया है, R1 ये डिफाइंड किया है 1x 2y 3y, इसमें जो पहले नंबर पे वैल्यू आ रही है, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3, जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, इसको कहते हैं डोमेन ऑफ R1। इसको क्या कहते हैं? डोमेन ऑफ R1, डोमेन ऑफ R1। कौन कौन सी वैल्यू हैं? 1 2 3। और डोमेन ऑफ R2 वो क्या है? ये मेरे पास R2 था, इसकी डोमेन क्या आ रही है? 1 और 3। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या आ रहा है? डोमेन आ रहा है। और रेंज क्या होगा? रेंज ऑफ R1, रेंज ऑफ R1 क्या होगा? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। इसको हम क्या कहेंगे? इस रिलेशन की रेंज कहेंगे, रेंज ऑफ R1। तो रेंज ऑफ R2 क्या होगा? ये देख लेते हैं हम।
वाई जेड है, वाई और जेड, इसको क्या कहेंगे, ये आपके पास रेंज ऑफ R2 है। तो जो आपने ये रिलेशन लिखा है स्टूडेंट, R1 जिसमें 1 और x है, 2 और y और 3 और y है, ये जो पहला पहला एलिमेंट है, ये जो फर्स्ट नंबर पे एलिमेंट आ रहा है ये वाला, ये डोमेन कहलाता है। और जो सेकंड नंबर पे आ रहा है वो रेंज कहलाता है, वो रेंज कहलाता है। तो ये डोमेन और रेंज का कंसेप्ट आपने क्लियर कर लेना है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें डोमेन कौन सा और रेंज कौन सा। ठीक है, अब स्टूडेंट इससे आगे चलते हैं। ये रिलेशन हमने डिस्कस कर लिया, फिर इसके बाद हम ना टाइप ऑफ फंक्शन देखेंगे कि आपके पास टाइप ऑफ फंक्शन क्या है। पहले तो ये कि आप फंक्शन को डिफाइंड किस तरह करेंगे, फंक्शन को आप डिफाइंड किस तरह करेंगे। A relation in Cartesian product is called the function if each element of domain is related to with the just one element of range। दोबारा सुन लें, रिलेशन एज फंक्शन, फंक्शन क्या होगा, A relation in Cartesian product is called a function if each element of domain is related with one element of range। मतलब आपके पास ये डोमेन है, ये आपके पास रेंज है, इसका एक एलिमेंट इससे रिलेटेड है, इसका दूसरा एलिमेंट इससे रिलेटेड है, इसका तीसरा एलिमेंट इससे रिलेटेड। ठीक हो गई। तो डेफिनेशन भी यही है कि रिलेशन इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड फंक्शन if each element of domain is related to just one element of range, just one element of range, that is called function, that is called function। अच्छा स्टूडेंट, फंक्शन में अब जरा फंक्शन को समझना कि मसलन मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्केयर, y इज इक्वल टू एक्स स्केयर। तो जब हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आपके पास y की वैल्यू भी 1 आती है, यूनिक वैल्यू आ रही है। x की एक ही वैल्यू पुट करने से आपके पास y की एक ही वैल्यू आ रही है। तो y इज फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x। इसको बहुत तरह इस तरह लिखा होता है, एफ ऑफ एक्स भी लिखा होता है। अब इस तरह अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x की सिंगल वैल्यू के लिए आपके पास y की सिंगल वैल्यू आ रही है, इस तरह x की सिंगल वैल्यू के लिए आपके पास y की सिंगल वैल्यू आ रही है, इसका यूनिक इमेज आ रहा है। अच्छा अगर इसको मैं इस फॉर्म में लिखूं फिर क्या होगा, कह सकता हूं कि x इज फंक्शन ऑफ y, नो। जब मैं y की वैल्यू 4 रखता हूं, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू +-2, तो मेरे पास दो वैल्यूज आ रही हैं। y की एक वैल्यू पुट करने से y की मेरे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, तो दैट इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्लियर। तो जो हम पुट कर रहे हैं वो डोमेन है, जो हमारे पास आउटपुट आ रही है वो रेंज है। ये कुछ टर्में आपने, डोमेन, रेंज, इमेज, इनपुट, आउटपुट, इसको आपने ज़हन में रखने हैं। ये जो यहाँ पे वैल्यू आ रही हैं उनको हम डोमेन कहते हैं, डोमेन। ये यहाँ पे वैल्यू आ रही हैं उनको हम रेंज कहते हैं, रेंज। और ये
इनपुट भी कहलाता है, ये आउटपुट कहलाता है। जिस ना मैंने एक्स पुट किया, मेरे पास वाई आ गया। एक्स पुट करने से मेरे पास वाई आ रहा है, तो एक्स इनपुट है और वाई उसकी आउटपुट है। वाई इसकी क्या है? आउटपुट है। तो ये डोमेन कहलाएगा, ये रेंज कहलाएगा। अच्छा, इसको को डोमेन भी कहते हैं। इसको को डोमेन, को डोमेन, को डोमेन भी इसको कहते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट आपको मैं बताऊंगा कि को डोमेन और रेंज में क्या फ़र्क है। को डोमेन और रेंज में क्या फ़र्क है। फिलहाल अभी आप याद रखेंगे, इसमें जो वैल्यू आ रहे हैं उनको डोमेन कहते हैं और इसको हम रेंज कहते हैं, और इसी को को डोमेन भी कहते हैं। तो को डोमेन और रेंज के बारे में हम नेक्स्ट आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी। अब इसकी एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। अच्छा, अब फंक्शन हमारे पास स्टूडेंट एक होता है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, जिसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन, वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। एक होता है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन, जिसको सरजेक्टिव भी कहते हैं। सरजेक्टिव फंक्शन, यानी कि मैनी वन फंक्शन को हम सरजेक्टिव फंक्शन कहते हैं और वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब ये वन वन फंक्शन क्या होता है, ये मैनी वन फंक्शन क्या होता है, इसको अभी ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले वन वन को करते हैं। तो आपके एक फंक्शन रियल नंबर फंक्शन है, उसमें डोमेन भी रियल है और रेंज भी रियल है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3, ये एक फंक्शन है। अब इसमें मैं यहाँ पे जब x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स वैल्यू क्या आती है? 5 आती है। इसको चलो इस फॉर्म में लिख लेता हूँ मैं। 1 पुट करने से मेरे पास उसकी वैल्यू क्या आ रही है? 5 आ रही है। एक इनपुट देने से एक ही आउटपुट मेरे पास आ रही है। एक इनपुट देने से एक ही मेरे पास आउटपुट आ रही है। अब मैं 2 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो ये 4 + 3 7। और अगर मैं 1/2 पुट करता हूँ, 1/2 पुट करता हूँ यहाँ पे, पुट कर लेते हैं। ये मेरे पास 4 आ गया। ठीक है। तो स्टूडेंट, इसमें एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, इसको इमेज भी कहते हैं। ये प्री इमेज, ये इमेज। तो ये जो एलिमेंट 1 है इसकी एक इमेज आ रही है 5, जो 2 एलिमेंट है उसकी एक इमेज आ रही है 7, जो 1/2 है उसकी एक इमेज आ रही है 4। ये दूसरे लफ्ज़ों में, जब आप एक वैल्यू उसमें पुट करते हो तो उसकी आउटपुट भी सिंगल वैल्यू आ रही है। उसकी आउटपुट भी सिंगल वैल्यू आ रही है। तो दैट इज कॉल्ड वन टू वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, ये वन टू वन फंक्शन भी कहते हैं। और बहुत का ये 1-1 भी लिखा होता है, इसका मतलब ये वन वन फंक्शन। वन एलिमेंट हैज ओनली वन इमेज। वन एलिमेंट हैज ओनली वन इमेज। इस तरह यहाँ पे वन एलिमेंट हैज ओनली वन इमेज। वन एलिमेंट हैज ओनली वन इमेज।
तो दैट इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। इफ टू इमेज, अगर टू इमेज आ जाए स्टूडेंट इस तरह, ये यहाँ वन पुट किया, थ्री, अब वन से थ्री भी आ रहा है, वन पुट करने से फोर भी आ रहा है, वन पुट करने से फोर भी आ रहे हैं। तो ये यूनिक इमेज तो नहीं हुआ ना, यूनिक इमेज नहीं है। यहाँ पे वन का इमेज थ्री भी आ रहा है, वन का इमेज फोर भी आ रहा है। अच्छा, कोई भी ऑर्डर पेयर आप लिखे ना, ये वन व थ्री, वन व फोर, इस तरह पॉइंट नोट करना स्टूडेंट, कोई भी ऑर्डर पेयर इस तरह लिखा हो और उन ऑर्डर में, ऑर्डर पेयर में अगर पहला एलिमेंट कॉमन आ रहा है तो वो फंक्शन नहीं बनेगा, वो फंक्शन नहीं बनेगा। ये नहीं हो सकता कि वन थ्री के साथ भी आ रहा है, वन फोर के साथ भी आ रहा है, वन थ्री के साथ ये इसका इमेज बन रहा है और फोर का भी इमेज ये बन रहा है, तो ये इस तरह नहीं होता, तो ये फंक्शन नहीं होगा, दैट इज नॉट फंक्शन। ये तो फंक्शन ही नहीं है। वन वन फंक्शन तो बाद की बात होगी ना, पहले ये फंक्शन ही नहीं है। तो फंक्शन के डिफाइंड होने के लिए ज़रूरी है कि एक एलिमेंट एलिमेंट का एक ही इमेज हो, एक ही एलिमेंट का एक यूनिक इमेज हो, फिर हम कह सकते हैं कि दैट इज फंक्शन। ठीक हो गई? तो ये स्टूडेंट आपने ध्यान में रखना है कि वन वन फंक्शन क्या होता है। अब आते हैं मैनी वन फंक्शन की तरफ। मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। अच्छा जी, अब उम्मीद है कि आपको ये वन वन फंक्शन तो क्लियर हो गया होगा। तो मैनी वन फंक्शन की एक एग्जांपल मैं फंक्शन लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ रियल नंबर, इसकी डोमेन भी रियल है और इसकी रेंज भी रियल है। तो जब इसमें मैं स्टूडेंट एक्स की वैल्यू वन पुट करता हूँ तो इसका इमेज मेरे पास क्या आ रहा है, वन ही आ रहा है। जब मैं यहाँ माइनस वन पुट करता हूँ तो फिर भी मेरे पास इसकी वैल्यू वन ही आ रही है, फिर भी इसकी वैल्यू वन आ रही है। अब आपको पता ही है कि यहाँ पे माइनस वन पुट करें फिर भी इसकी वैल्यू वन, अगर यहाँ पे वन पुट करें फिर भी इसकी वैल्यू वन। अच्छा, उसके बाद टू पुट कर लें, टू पुट करने से इसकी वैल्यू फोर आ रही है, और अगर माइनस टू पुट करें तो स्टूडेंट माइनस टू पुट करने से भी इसकी वैल्यू फोर आ रही है। तो अगर ये कंडीशन हो तो उसको हम कहते हैं मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। टू एलिमेंट हैज वन इमेज, मैनी एलिमेंट हैज वन इमेज, इसलिए इसको मैनी वन कहते हैं। यानी ये दो एलिमेंट है ना आपके पास, एक वन एलिमेंट है उसका भी इमेज वन आ रहा है, एक माइनस एलिमेंट है माइनस वन, उसका इमेज भी वन आ रहा है। इमेज तो यूनिक है ना, तो इसको कहते हैं मैनी वन, यानी कि टू एलिमेंट हैज वन इमेज। ये दो एलिमेंट है और उनके एक इमेज आ रहा है, इस तरह ये दो एलिमेंट हैं उनका एक इमेज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। ये फंक्शन है, वो जो पीछे हमने डिस्कस किया ना कि फंक्शन है या नहीं है, तो ये फंक्शन है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, मैनी वन फंक्शन कहते हैं। यूनिक इमेज तो बन रहा है ना, ये यूनिक इमेज बन रहे हैं। वो फंक्शन तब नहीं होता जब ये चीज आ जाए, कि यहाँ पे वन से थ्री आ रहा हो, ठीक है, और वन से फोर भी आ रहा हो,
ये फॉर्म इसको हम कहते हैं ये फंक्शन नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। लेकिन अगर इसको हम पेयर की सूरत में लिखें इस वाले फंक्शन को, ये तो अब आपको क्लियर होगा कि ये फंक्शन नहीं है। इसको मैं मिटा देता हूँ। और अगर इसको मैं पेयर की फॉर्म लिखूँ 1/1 -1/1 2/4 -2/4, तो वो जो भी पीछे मैंने आपको पेयर वाली कंडीशन बताई थी कि ऑर्डर पेयर में पहली दो वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। अगर पहली दो वैल्यू सेम होंगी तो वो फंक्शन ही बनाएंगे। जिस तरह यहाँ पे देख लें, ये पहली दो वैल्यू सेम नहीं है। ये 1 अलग है, ये -1 अलग है, सेम वैल्यू नहीं है। तो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड फंक्शन। लेकिन ये फंक्शन कौन सा है? ये मैनी वन फंक्शन है। इसको क्या कहेंगे हम? मैनी वन फंक्शन। तो फंक्शन में आपने याद रखना है फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के बाद वन वन फंक्शन क्या होता है, और उसके बाद मैनी वन फंक्शन क्या होता है। तो कल स्टूडेंट हम 1/1 ऑन टू और 1/1 इन टू फंक्शन पढ़ेंगे। 1/1 ऑन टू क्या होता है और 1/1 इन टू क्या होता है। उसके बाद हम मैनी वन ऑन टू फंक्शन और मैनी वन इन टू फंक्शन पढ़ेंगे। यानी कि 1/1 फंक्शन के आगे जो दो टाइप हैं, 1/1 ऑन टू और 1/1 इन टू। फिर मैनी वन फंक्शन की हम पढ़ेंगे, मैनी फंक्शन, मैनी वन ऑन टू और मैनी वन इन टू। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इसको मैं वाइंड अप करता हूँ। एक तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का पता होना चाहिए, उससे हम आर्डर पेयर बनाते हैं, और आर्डर पेयर को लिखने का पता होना चाहिए। उसके बाद रिलेशन का पता होना चाहिए। रिलेशन क्या होता है कि आर्डर पेयर में, आर्डर पेयर का कोई भी जो सबसेट है उसको हम रिलेशन कहते हैं। और रिलेशन में जो पहली वैल्यू लिखी होती है आर्डर पेयर में वो डोमेन होती है, और दूसरी वैल्यू क्या होती है? रेंज होती है। और फिर हम फंक्शन को किस तरह डिफाइंड करते हैं, और वो फंक्शन बन सकता ही नहीं बन सकता, उसकी क्या कंडीशन है। और उसके बाद वन वन फंक्शन क्या होता है और मेनी वन फंक्शन क्या होता है। स्टूडेंट आज के लिए इतनी काफ़ी है। ये जो टर्म है, डोमेन है, रेंज है, इमेज है, को डोमेन है, इसको आपने थोड़ा सा, इसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ये टर्में आगे यूज़ होंगी कि रेंज, डोमेन, को डोमेन, इमेज, प्री इमेज। तो अगर आपको ये टर्म जो है, ये ऑर्डर पेयर, ये टर्म अगर आपको क्लियर नहीं होंगी तो फिर आपको इसका आगे चल के चैप्टर आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये बेसिक टर्में आपने याद रखनी है। तो इंशाल्लाह कल हम फंक्शन से ही शुरू करेंगे। कल इसको मज़ीद हम डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतनी काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।